अभी अभी बारिश होकर रुकी थी और शाम भीगी भीगी सी होकर और भी सुहानी हो गई थी। रोड के दोनों तरफ खड़े वृक्षों से अभी थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें टपक रही थी। रोमा जेबीआर पार्क की तरफ तेजी से बढ़ी जा रही थी। आज अमर का फोन आया था। वो उससे कुछ जरूरी बात करने की बात कर रहा था। वो क्या जरूरी बात थी या उसने नहीं बताई थी। इसी कारण रोमा थोड़ी परेशान सी थी। रोमा बीएससी फाइनल की छात्रा थी जो हमेशा अच्छे अंक लेकर पास होती रही। उसके पापा एक ऑफिस में अकाउंटेंट थे। रोमा की एक और छोटी बहन थी और वो क्लास 12 की स्टूडेंट थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अमर से उसकी मुलाकात कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट में हुई थी। अमर सुंदर सजीला 6 फुट का जिम जाने से बने मस्कुलर शरीर वाला और वर्ड का लड़का था, जिसकी तीखी नाक, ईरानियों सा गोरा रंग और बोलचाल में उर्दू से सजे लखनवी अंदाज जो बहुत लियाकत का लहजा रखता था, उसे आम इंसानों से अलग ही स्पेशल बनाते थे। उसके गले से निकले सूफियानी गाने के स्वर हर किसी का मन मोह लेते थे। महंगी गाड़ी और महंगे वस्त्रों से सजा वो राजकुमार अपने महंगे सेंट की खुशबू से रोमा को अनजाने ही आकृष्ट कर गया था। उसकी लच्छेदार मीठी मीठी बातें रोमा को कब उसके करीब और करीब ले आई, रोमा को पता ही नहीं चला। उसने रोमा को बताया था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेलिंग एजेंट है जो बड़े बड़े ऑर्डर लेकर उनकी कंपनी का सामान दुकानों के थोक डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई कर देता है। वो रोमा पर बहुत पैसा खर्च करता था, उसे यहाँ वहाँ हर जगह अपनी कार से घुमाया करता था। रोमा उसकी संगत में अपने आप को मानो आसमान पर उड़ता हुआ पाती थी। उसके पापा उसे जो चीज़ें नहीं दे पाए थे, वो हाई सोसाइटी की सारी अच्छी वस्तुएं, सारे सुख उसे अमर ने दे रखे थे। उसके एक इशारे पर वो काफ़ी महंगी वस्तु भी उसे ऐसे उपलब्ध करा देता था जैसे उन वस्तुओं की कोई कीमत ही ना हो। एक दो बार रोमा ने उससे अपने घर आने को भी कहा ताकि वो उसके मम्मी पापा और बहन से भी मिल सके, पर हर बार बड़ी खूबसूरती से उसने बहाने बनाकर उसके घर आने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसके घर आने के बाद रोमा के मम्मी पापा शायद फिर कभी उससे मिलने भी ना दें, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। रोमा ने अमर से कई बार उसके मम्मी पापा परिवार के बारे में पूछा था। हर बार उसने यही जवाब दिया था कि तुम्हें मुझसे वास्ता रखना चाहिए, ना कि मेरे मम्मी पापा से। मेरे अमीर मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मैं एक तुम जैसी मध्यवर्गीय लड़की से संबंध रखूं। वैसे मैं लखनऊ के अलीगंज का रहने वाला हूं और मेरे पापा वहां के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। रोमा ने अमर की बातों पर पूरा यकीन कर लिया था और उसने सिर्फ उसका किराए वाला फ्लैट देखा था जब वहां ले जाकर अमर ने उससे पहली बार जिस्मानी संबंध बनाए थे। अमर की संगत में तब से रोमा को अलग ही आनंद आने लगा था। रोमा 5 फीट 6 इंच की मध्यम वर्ग शरीर की गोरी चिट्ठी लड़की थी। उसका थोड़ा सा लंबोतरा भरा भरा चेहरा, गालों पर पड़ती डिम्पल, कमान सी तनी भौवें और हिरनी सी सुंदर आंखें तथा गुलाब की पंखुड़ी से सुंदर ओंठ, गाल पर छोटा सा काला तिल, लंबी ग्रीवा और कमर तक नागिन सी लहराती चोटी उसे अप्रतिम सुंदरता प्रदान करते थे। अमर के ही विचारों में डूबी हुई रोमा पार्क में जा पहुंची जहां पर अमर उसका इंतजार कर रहा था। रोमा ने परेशान से अमर को देखा और पूछा, ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया था जो तुमने मुझे शाम को यहाँ बुलाया है? परेशान से अमर ने कहा, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। मैं परसों दिल्ली के लिए चला जाऊँगा जहाँ मुझे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। रोमा, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी आशिकी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
रोमा की तो मानो मन की कली कली खिल गई। वो इतनी खुशियाँ एक साथ पाने पर बौरा सी गई और बोली, हाँ तुम आ जाओ, घर आकर पापा से बात करो और मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं पापा के पास नहीं आ रहा हूँ। क्या तुम मुझसे किसी मंदिर में विवाह करना चाहोगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा दूसरी जाति में अपनी बेटी की शादी करेंगे। मैं ठाकुर हूँ और तुम ब्राह्मण। ये विवाह अपने पेरेंट की मर्जी से संभव ही नहीं है। क्या तुम घर से भागकर मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? अमर की शराफत और उसके अमीरी से भरे व्यक्तित्व से प्रभावित रोमा ने बिना और विचार किए हुए तुरंत अपनी सहमति दे दी। फिर बिना घर वालों को बताए वो 15 दिन तक अपना सामान और जेवर इकट्ठा करती रही। घर से उसने कुछ कैश भी चोरी से लिया था। उन दोनों ने 15 दिन बाद घर से भागकर चुपचाप भोपाल के आर्य समाज मंदिर में जाकर विधि विधान से विवाह कर लिया था, जिसके नियम अनुसार विवाह के सबूत के तौर पर फोटोग्राफी भी हुई और लिखा पढ़ी भी हुई थी। आर्य समाज के रजिस्टर में अमर ने अपना पता लखनऊ का लिखवाया, जिसमें पिता का नाम श्री जवाहर जी लिखवाया था, तथा रोमा ने अपने घर का पता वही लिखवाया था जो उसका वास्तविक पता था। रोमा क्योंकि माता पिता की मर्जी के खिलाफ चुपचाप भागकर अमर के साथ आ गई थी, इसलिए आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद वो दोनों ऐसी फर्स्ट क्लास से ट्रेन में बैठकर भोपाल से दिल्ली पहुंच गए। कुछ दिन दिल्ली में फ्लैट में रहने के दौरान एक दिन जब अमर किसी काम से बाहर गया हुआ था तो गलती से वो अपना फ़ोन घर पर छोड़ गया था। फ़ोन का पासवर्ड रोमा को पता था, क्योंकि अमर ने कई बार अपना फ़ोन उसके सामने खोला था। इस कारण उत्सुकता बस रोमा ने पासवर्ड डालकर फ़ोन खोलकर देख लिया। फ़ोन में उर्दू और इंग्लिश में कई लोगों से व्हाट्सएप में बातें चैट रिकॉर्ड थी और उसी में एक लड़की जरीना से प्रेमालाप की काफ़ी अश्लील बातें भी थी। अब तो रोमा के होश उड़ गए। उसने फ़ोन में गूगल फ़ोटो एल्बम खोलकर देखा तो अमर जरीना के साथ प्रेम करता हुआ कई फ़ोटो में नजर आया और कई फ़ोटो में वो मुसलमानी ड्रेस में भी सफ़ेद गोल टोपी पहने नजर आया। एक जगह वो मस्जिद से बाहर निकलते हुए मुसलमानी कपड़े और टोपी पहने हुए अपने दोस्तों को गले में हाथ डाले हुए भी उसे नजर आया। रोमा का समझदार मन तुरंत समझ गया कि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। उसने बिना देर किए एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और तुरंत पुलिस स्टेशन जा पहुंची। उसने अमर का मोबाइल महिला पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया। पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पर रोमा ने तुरंत एक शिकायती आवेदन लिखकर दे दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि इस फ़ोन की सिम किसी आमिर हुसैन के नाम पर थी और उसका पता श्रीनगर जम्मू कश्मीर का था। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सबसे पहले उन्होंने रोमा को सुरक्षित उसके पिता के पास उनके घर पहुंचा दिया, तथा पुलिस के एक दोस्त ने आमिर खान पुत्र जावेद खान को तुरंत हिरासत में ले लिया था। बाद में जांच में ये पता चला कि आमिर स्लीपर सेल से संबंधित कश्मीर का एक आतंकवादी है। पुलिस ने रोमा तथा अमर के नाम से की हुई फर्जी शादी के डॉक्यूमेंट आर्य समाज मंदिर भोपाल से प्राप्त कर लिए। आमिर को अब सिक्योरिटी एक्ट में जेल में डाल दिया गया था। रोमा के सामने अब सबसे बड़ा संकट ये था कि अब उसे विवाह कौन करेगा। रोमा के पापा गुपचुप उसका विवाह अपने समाज के ही किसी अन्य लड़के से करने के पक्ष में थे। दूध की जली रोमा अब छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही थी। उसने इस प्रकार के किसी भी विवाह से स्पष्ट इनकार कर दिया।
उसने कहा, पापा, अगर विवाह मेरी किस्मत में होता तो मुझे कभी भी इस तरीके का धोखा नहीं मिलता। अब मेरी किस्मत में कोई विवाह नहीं है। मैं और किसी को धोखा नहीं दे सकती। अगर बाद में मेरे बारे में किसी को भी पता चलेगा तो मेरी आगे की जिंदगी भी एक बार फिर से नर्क बन जाएगी। मैं इस नर्क में दोबारा जाना ही नहीं चाहती। मम्मी पापा रोमा की इस दलील को सुनकर हताश होकर चुप हो गए थे। रोमा अब लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। उसके प्रयास रंग लाए और उसकी सर्विस रंग ला गई। रोमा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली और वो उसमें सर्विस करने लगी थी। उसकी पोस्टिंग मुंबई में हुई। मुंबई में वो लगातार 3 साल तक उसी कंपनी में काम करती रही। कंपनी में उसके बॉस श्याम जी लकड़ीवाला थे। 36 वर्ष का ये युवक बहुत सुंदर तो नहीं था पर गंभीर अवश्य था। 3 साल तक रोमा ने उसके साथ काम किया था। श्याम जी अपने काम से काम रखते थे। अन्य लोगों की तरह उनका ना तो किसी लड़की में इंटरेस्ट रहता था और ना ही वो उन्हें बेकार की लिफ्ट देते थे। एक दिन श्याम जी के साथ उनका 6 वर्षीय बेटा अजीत भी ऑफिस आया हुआ था। श्याम जी उसकी वजह से आज मन लगाकर ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे थे। परेशान होकर श्याम जी ने रोमा को अपने चैम्बर में बुलाया और उससे कहा, रोमा प्लीज़ कुछ समय के लिए आप अजीत को साथ रख लो। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी पेपर तैयार करने हैं। आप अजीत को लेकर कैंटीन में जा सकती हो या बाहर भी। आप अपना आज का काम कल या फिर किसी और दिन कर लेना, पर प्लीज़ आज मेरी मदद कर दो। अजीत की आया कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, इस कारण आज इसे ऑफिस लाना पड़ा। रोमा उस छोटे से बच्चे अजीत को लेकर कैंटीन में चली गई। अजीत बहुत ही प्यारा, अच्छे स्वभाव का मिलनसार बच्चा था जो एक प्रसिद्ध स्कूल की कक्षा 1 में पढ़ रहा था। रोमा से बातचीत में अजीत ने उसे बताया कि मेरी मम्मी तो भगवान के पास चली गई हैं और घर में मैं अपनी आया के साथ रहता हूँ। आज मेरी आया हमारे घर नहीं आई, इस कारण पापा मुझे ऑफिस लेकर आ गए हैं। मेरी आया के बेटे का गांव में विवाह है, इस कारण वो 15 दिन तक हमारे घर नहीं आएगी। तब तक पापा मुझे हर रोज़ ऑफिस लेकर आएंगे। उत्सुकता बस रोमा ने पूछा, क्या तुम्हारे दादा दादी नहीं हैं? तो छोटे से अजीत ने कहा, मेरे दादा दादी तो पहले ही भगवान के पास चले गए थे, तभी तो हमारे साथ नहीं रहते। पहले हमारे साथ ही रहते थे। 3 घंटे में ही अजीत रोमा से उसके प्यार भरे व्यवहार के कारण बहुत घुल मिल गया था। शाम को 5 बजे जब श्याम जी उन फाइलों को निपटाकर फारिग हुए तो उन्होंने रोमा और अजीत को अपने चैम्बर में बुलाया और आज पहली बार उन्होंने रोमा के साथ बैठकर अपने चैम्बर में कॉफ़ी पिलाई। बात बात में श्याम जी ने रोमा को बताया कि अजीत की आया के न आने के कारण उन्हें 15 दिनों तक बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी और बेचारे अजीत को 15 दिन तक स्कूल जाने को भी नहीं मिलेगा। रोमा की अंतर्मन में बैठी हुई ममतामयी नारी अजीत के सुंदर बाल सुलभ व्यवहार की पहले ही मुरीद हो चुकी थी। अनायास ही उसने श्याम जी को प्रस्ताव रखा, सर, क्या मैं अजीत को रखने में आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरे पास पहले से ही 2 महीने की छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और इन छुट्टियों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो अजीत को 15 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। इससे मेरा भी मन लग जाएगा और आपका काम भी चल जाएगा। श्याम जी किंतव्य विमोड़ से होकर रोमा को देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके ऑफिस में काम करने वाली लड़की उनके बेटे को इस तरह रखने का प्रस्ताव भी दे सकती है। अजीत इस प्रस्ताव को सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कॉफ़ी पी रही रोमा के गले में अपनी नन्ही सी बाहें डालकर
उसकी गोद में जा बैठा और बोला, पापा, हमें रोमा आंटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम रोमा आंटी के साथ रहेंगे और अपने स्कूल भी चले जाया करेंगे। श्याम जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। शाम को ऑफिस का काम खत्म करके रोमा श्याम जी की गाड़ी से ही उनके घर चली गई और अजीत के सारे सामान, कपड़े और स्कूल का बैग लेकर उनकी कार से अपने फ्लैट में चली आई। श्याम जी आज पहली बार उसके फ्लैट पर आए थे। रोमा ने उनके लिए चाय बनाई और उसके साथ घर में रखे हुए स्नैक्स लेकर उनके पास आ बैठी। श्याम जी ने पूछा, इस फ्लैट में आपके साथ और कौन रहता है? सर, अकेले आदमी के साथ सिर्फ उसका अकेलापन ही रह सकता है, और भला कौन रहेगा। रोमा 15 दिन तक अजीत को अपने ही घर पर संभाले रही। वो अपनी स्कूटी से अजीत को उसके स्कूल तक छोड़कर आ जाती और छुट्टी होने पर उसे अपने साथ घर पर ले आती। घर पर उसका सारा समय अजीत के साथ ही बीतता। वो दोपहर के समय अजीत की पढ़ाई करवा दिया करती। जब अजीत के खेलने का समय होता तो वो अजीत के साथ ही खेलती रहती। उसे पार्क ले जाया करती, समय पर उसे खाना खिलाती। उसे जो पसंद होता, अब रोमा के घर में वही खाना बनता था अजीत को जो पसंद होता था। नन्हे से अजीत को तो मानो एक नई जिंदगी मिल गई थी। बिन माँ का ये बालक प्रेम का बहुत प्यासा था और वो प्रेम रोमा ने उसे दे दिया था। वो रोमा को बहुत प्यार करने लगा था। बीच में इतवार की छुट्टी थी, इसलिए श्याम जी अजीत को अपने साथ अपने घर पर ले जाने के लिए आए। अजीत कार में तो जा बैठा, पर कार में बैठते ही वो रोने लगा और बोला, रोमा आंटी, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। श्याम जी बड़े संकोच में पड़ गए, पर अजीत झट से कार से नीचे उतरा और रोमा का हाथ पकड़कर उन्हें खींचता हुआ कार में ले गया और अपने पास बिठा लिया। रोमा चाहकर भी अजीत की बात का विरोध नहीं कर पाई और श्याम जी बिना कुछ कहे कार ड्राइव करते हुए अपने घर पर पहुंच गए। घर पर जाकर रोमा ने इस घर की स्थिति देखी। स्वामी विहीन घर अपनी दास्तां चीख चीख कर कह रहा था। कहीं बच्चे के कपड़े पड़े हुए थे तो कहीं उसके खिलौने और कहीं श्याम जी के जूते मोजे पड़े हुए थे और कहीं उनके उपयोग किए हुए गंदे कपड़े। श्याम जी रोमा को घर ले तो आए, पर अपने घर की अस्त व्यवस्था को देखकर थोड़े से शर्मिंदा से हो गए और बोले, बिना गृह स्वामिनी का घर ऐसा ही होता है रोमा जी। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आप बैठिए, मैं तब तक घर को व्यवस्थित करता हूँ। जब तक अजीत की आया रहती थी तब तक वो घर को संभाल कर रखती थी, पर जब से वो गई है तब से रोमा ने उनकी बात पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया और अपनी साड़ी कमर में बांधकर वो एक तरफ से काम करना शुरू हो गई और आधे घंटे के अंदर ही घर सही से व्यवस्थित हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा श्याम जी की पत्नी के समय रहता था। रोमा ने उनकी बात पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया और अपनी साड़ी कमर में बांधकर वो एक तरफ से काम करना शुरू हो गई और आधे घंटे के अंदर ही घर सही से व्यवस्थित हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा श्याम जी की पत्नी के समय रहता था। श्याम जी रोमा को काम करने के लिए मना करते ही रह गए, पर रोमा इसके बाद किचन में जा घुसी। श्याम जी उसके पीछे पीछे किचन में भी आ गए। अजीत और श्याम जी ने उसे किचन के सारे सामान की जानकारी दे दी। बिना देर किए हुए रोमा ने चाय और पकौड़े बना दिए। अजीत आज बिस्किट नहीं खा रहा था, उसे पकौड़े बहुत अच्छे लग रहे थे और श्याम जी तो ऐसे हो गए थे जैसे उनके मुंह में जुबान ही ना हो। रोमा का व्यवहार अनजाने में ही ऐसा हो गया था जैसे वो इस घर की मालकिन हो और श्याम जी मेहमान। उसने जिद करके श्याम जी को ढेर सारी पकौड़ी खिलाई और उनकी चाय ख़त्म होने के बाद उनके प्याले में और चाय डाल दी। श्याम जी रोमा का ये रूप देखकर अचंभित से रह गए।
दोपहर का खाना रोमा ने ही बनाया। आज का खाना खाकर श्याम जी को अपने परिवार के वो दिन याद आ गए जब उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। खाना खाते खाते श्याम जी की निगाहें दीवार पर टंगी हुई अपनी पत्नी की तस्वीर पर जा पहुंची और उनकी आंखों में आंसू भर आए। खाना खाने के बाद अजीत ने पापा से उन्हें बाहर घुमाने की जिद पकड़ ली और श्याम जी रोमा के चेहरे की तरफ देखने लगे। अगर अजीत कह रहा है तो हमको चलना ही पड़ेगा। चलिए, कहाँ चलना है? अजीत बोला, पापा आज हम उसी जगह पिकनिक पर चलेंगे जहाँ पर आप मुझे और मम्मी को ले जाते थे। उसी जंगल में झरने के पास ले चलिए ना पापा, प्लीज़। श्याम जी ने एक बार फिर रोमा की तरफ देखा। रोमा ने उन्हें आंखों से इशारा करके कहा, जहां अजीत चाहता है हम वहीं चलेंगे। आप गाड़ी ले चलिए सर। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग पानी घाट के उस पिकनिक स्पॉट पर जा पहुँचे, जहां पहुंचकर अजीत उन दोनों को उसी जगह ले गया जहां पर अक्सर श्याम जी और उनकी पत्नी नीता और अजीत आकर बैठते थे। थोड़ी देर खेलने के बाद अजीत बोला, पापा आज आप हमें वही गाना सुनाइए जो आप मम्मी को सुनाते थे। श्याम जी अजीत को जिद करने पर उसे डांटने लगे। सर, अजीत कह रहा है तो आप गाना सुना ही दीजिए ना। और सकुचाते हुए श्याम जी ने वो गाना पूरी तन्मयता से सुना दिया। मंत्र मुग्ध सी रोमा उनके चेहरे की तरफ ही देखती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑफिस का वो रूखे से व्यक्तित्व वाला उसका बॉस मन से और अंदर से इतना कोमल भी हो सकता है। श्याम जी के गले में गजब की मिठास थी। अजीत इस गाने के दौरान रोमा की पीठ पर पीछे से आकर उसके गले में हाथ डालकर उसकी पीठ पर वैसे ही झूल गया जैसे अपनी माँ की पीठ पर झूल जाया करता था। रोमा के हाथ अनजाने में ही उसकी पीठ पर वैसे ही थपकी देते रहे जैसे अजीत की माँ उसकी पीठ पर दिया करती थी। सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं, एक गाना और सुना दीजिए ना प्लीज़। अजीत बोला, नहीं, अकेले पापा नहीं गाएंगे, आप भी उसी तरह पापा के साथ गाना गाइए जैसे मेरी माँ पापा के साथ गाती थी। पापा आप वही वाला गाना गाइए ना जो आप मम्मी के साथ गाते थे। श्याम जी की आंखों से अपनी पत्नी को याद करके आंखें नम हो गई। सर, अगर अजीत यही गाना सुनना चाहता है तो आप गाइए ना, मैं इस गाने में आपका साथ ज़रूर दूंगी। अब शुरू तो कीजिए। इस बार गाना अजीत ने शुरू किया। श्याम जी ने उसके स्वर में स्वर मिलाए और गाने का वो हिस्सा जो गायिका की आवाज़ में था उसे रोमा ने श्याम जी के साथ मिलकर गाया। इस गाने को गाते गाते श्याम जी बहुत भावुक हो गए। पिकनिक समाप्त होते होते शाम ढलकर रात होने लगी थी। इन लोगों ने अपना सामान समेटा, वो वापस घर की तरफ चल पड़े। अजीत ने रोमा की तरफ देखकर जिद करते हुए कहा, आंटी, मेरी मम्मी बहुत अच्छे पास्ता और हलवा बनाती थी, आप भी मुझे हलवा और पास्ता बनाकर खिलाइए ना। नहीं बेटे, अब रात होने वाली है, आंटी को अपने घर जाने दो। कल जब आप आंटी के घर जाओगे तो वो वहीं आंटी से कह के पास्ता और हलवा बनवा कर खा लेना। पापा, आपको याद है ना, आखिरी बार मम्मी के साथ जब हम पिकनिक से वापस आए थे तब मम्मी ने मुझे पास्ता और हलवा बनाकर ही खिलाया था। मुझे तो आज भी पास्ता हलवा ही खाना है। आंटी प्लीज़ बना दो ना। रोमा सारे संकोच भूलकर चुपचाप किचन में चली गई और अजीत का एक एक वाक्य तो मानो रोमा के लिए ईश्वर के आदेश की तरह था। उसने झटपट बहुत अच्छा हलवा बनाया और पास्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। अजीत बोला, आज आप मुझे वैसे ही कहानी सुनाते हुए खाना खिलाइए जैसे मेरी माँ मुझे खिलाती थी। यंत्र चालित सी रोमा अजीत के पास की डाइनिंग टेबल की चेयर पर जा बैठी और उसे कहानी सुनाते हुए प्यार से खाना खिलाती रही।
श्याम जी चित्रलिखित से बैठे रोमा के चेहरे की तरफ देख रहे थे। आज शायद पहली बार उन्होंने रोमा को अच्छी तरीके से देखा था। रोमा की सुंदरता और उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार श्याम जी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। बर्बस उन्होंने रोमा के चेहरे से नजर हटा ली और अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे। अजीत को खाना खिलाने के बाद रोमा और श्याम जी ने भी अपना अपना खाना खत्म किया। इसके बाद श्याम जी रोमा को घर छोड़ने के लिए चले गए। अजीत भी उनके साथ ही गाड़ी में बैठकर गया। थोड़ी दूर जाने के बाद अजीत रोने लगा और बोला, रोमा आंटी, आप वापस मेरे घर चलो, मुझे अपनी मम्मी के बिस्तर में सोना है। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। आज आप घर नहीं जाओ, मेरे घर ही चलो ना प्लीज़। रोते हुए भोले से बच्चे अजीत की इस अजीब सी प्रार्थना भरी फरमाइश पर श्याम जी गुस्से से उबल पड़े। पर शांत स्वर में रोमा ने कहा, सर, अगर अजीत इस बात की जिद कर रहा है तो आप गाड़ी वापस मोड़ लीजिए और मैं आपसे विनती करती हूँ कि वापस अपने घर चलिए। मैं अजीत की कोई भी बात टालना नहीं चाहती। पर रोमा जी, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सर, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर अजीत यही चाहता है तो यही होगा। आप चिंता ना करें। चलिए वापस घर चलिए। अजीत खुशी में भरकर रोमा के हृदय से चिपक गया और रोमा ने भी उसे छाती से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्याम जी ने कार वापस मोड़ी और अपने घर चल दिए। घर आकर रोमा के सामने कपड़े बदलने की समस्या थी। अजीत दौड़कर गया और मम्मी की अलमारी से उनका नाइट गाउन निकाल कर ले आया और बोला, आंटी, आप मेरी मम्मी का ये गाउन पहन लीजिए और मुझे अपने बिस्तर पर सुला दीजिए। अपनी पत्नी का नाइट गाउन पहने हुए रोमा एक पल को तो श्याम जी को भी उनकी पत्नी नीता ही नजर आ रही थी और उनकी आंखों में नीता और रोमा की छवि एक दूसरे में गड़बड़ होने लगी थी। श्याम जी संकोच बस डाइनिंग रूम में जाकर सोफे पर सो गए और रोमा ने बिस्तर पर लेटकर अजीत को गले से लगा लिया। उसे लोरी सुनाकर सुला दिया। अजीत को सुलाकर रोमा जब बाहर आई और बोली, सर, आप अजीत के साथ सो जाइए, मैं बाहर डाइनिंग रूम में सो जाऊंगी। श्याम जी बहुत संकोच में थे। वो बोले, आप अजीत के साथ बिस्तर पर सो जाइए, मैं बाहर ही ठीक हूँ। मैं जैसे कह रही हूँ आप वैसे ही कीजिए सर। आप अजीत के साथ सो जाइए और मैं ये पास का जो छोटा कमरा है उसमें जाकर सो जाऊंगी। आप विश्वास रखें कि मैं अपना दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखूंगी। श्याम जी के चेहरे पर वेदना भरी मुस्कान चली आई। श्याम जी के मन में यादों का और आज की अप्रत्याशित घटना का एक बवंडर सा उठ रहा था, जिसमें उनकी पत्नी की यादों के साथ रोमा की भी एंट्री होती जा रही थी। रोमा का निश्चल स्नेह और अजीत के प्रति पूर्ण समर्पण सहित प्रेम का व्यवहार उन्हें बहुत ज़्यादा भा रहा था। इसी तरह विचारों में डूबे हुए श्याम जी को गहरी नींद आ गई थी। रात को इसी व्यवस्था से दोनों ने नींद पूरी की और सुबह अजीत फिर से रोमा आंटी के साथ उनके घर चला गया। अब हर रोज़ शाम को श्याम जी रोमा के घर चले आते थे। रोमा अजीत के रंग में कुछ इस तरीके से रंग गई थी कि उसे ऐसा लगने लगा था जैसे अजीत नीता का नहीं उसका अपना ही बेटा हो। अजीत के प्यार ने उसकी भी बेरंग दुनिया में नए रंग भर दिए थे और जो कमी अमर ने छल करके उसके जीवन में कर दी थी वो अजीत ने पूरी कर दी। अब धीरे धीरे श्याम जी और रोमा के बीच का संकोच कम होता चला जा रहा था। अजीत और रोमा इन 15 दिनों में एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। अजीत रोमा से जिस चीज़ की जिद करता या जो कुछ भी कहता, रोमा यंत्र चालित सी वही सब करती रहती जो वो बच्चा चाहता था।
वो उसकी पढ़ाई के प्रति, उसके खाने के प्रति, उसे सुलाने के प्रति, उसके कपड़ों के प्रति बेहद संवेदनशील थी। नन्हा अजीत और रोमा एक दूसरे की परछाई बनकर रह गए थे। अपनी बेटी की शादी के बाद अजीत की आया वापस मुंबई आ गई थी। श्याम जी रोमा को धन्यवाद देकर अजीत को अपने साथ लेकर घर चले आए थे। रोता रोता अजीत अपने पापा के साथ किसी तरह घर तो चला आया था, पर अब उसका मन अपनी आया के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता था। आया का कठोर व्यवहार उसे जले पर नमक के समान लगता था। शाम को जब भी श्याम जी घर पर लौट कर आए, अजीत उनसे रोमा आंटी के घर जाने की बात करता और जिद करके रोने लगता था। अजीत के रोने और आंटी के पास जाने की जिद से गुस्सा होकर श्याम जी ने अजीत को 2 थप्पड़ मार दिए और उसे चिल्लाकर चुप कराकर आया के कमरे में आया के साथ सोने के लिए ढकेल दिया था। इस घटना ने श्याम जी का मन बहुत विचलित कर दिया था। अजीत अपने जीवन में पहली बार अपने पिता से पिटा था। उसके दिमाग पर इस घटना से गहरी चोट लगी थी। अब वो सहमा सहमा सा रहने लगा था। स्कूल में भी वो चुपचाप रहता था। अब वो श्याम जी से या आया से रोमा की कोई बात नहीं करता था, पर चुपचाप दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखता रहता था और कभी कभी तस्वीर से ही बात करके रोता रहता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और उस पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में वो सिर्फ रोमा आंटी और मम्मी मम्मी की रट ही लगाए रहा। श्याम जी बहुत परेशान हो गए थे। इधर ऑफिस के काम थे तो उधर बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। श्याम जी चाह कर भी रोमा को अस्पताल बुलाने में एक अजीब से संकोच कर अनुभव कर रहे थे और इसी कारण उन्होंने रोमा को बेटे की तबीयत खराब होने की खबर तक नहीं दी थी। जब 2 दिन तक श्याम जी ऑफिस नहीं आए तो किसी अनिष्ट की आशंका से घबराकर रोमा अपनी स्कूटी से श्याम जी के घर पर खुद ही चली आई। घर आकर आया से उसे अजीत की तबीयत के बारे में पता चला। वो अस्पताल का पता पूछकर सीधी अस्पताल जा पहुंची और नीम बेहोशी में पड़े अजीत के बिस्तर पर जाकर उसने अजीत को अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। डॉक्टर उस पर चिल्ला पड़े और बोले, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे गोद में मत उठाइए। डॉक्टर पर चिल्लाते हुए और श्याम जी पर गुस्सा होते हुए उसने कहा, इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान मैं खुद रखूंगी। रोमा का जादुई स्पर्श पाकर अजीत ने आंखें खोली और अपनी कमज़ोर हथेलियां रोमा की गले में डालकर रोते हुए बोला, मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी आप आंटी? पापा ने मुझे मारा, पापा मुझे आपके पास भी नहीं आने देते थे, मुझे छोड़कर मत जाना आप आंटी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। रोते हुए रोमा बोली, नहीं बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने इल्ज़ाम क्यों न सहना पड़े, मैं अब हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। इस घटना ने श्याम जी को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया था। उनके मन में इस घटना का और इस समस्या का एकमात्र यही निदान समझ में आ रहा था कि रोमा उनके घर में अजीत की मां बनकर चली आई, पर ये कहने में श्याम जी को बहुत ज़्यादा संकोच का अनुभव हो रहा था। एक विधुर आदमी अपने पुनर्विवाह का प्रस्ताव कैसे एक कुंवारी लड़की के सामने रखे, यही समस्या उनके मुंह पर ताला लगाए हुए थी। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने रोमा से बात की, रोमा जी, मैं अजीत की खातिर आपसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। हालांकि मैं विधुर हूँ, उम्र में भी आपसे बहुत बड़ा हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करके मुझे
उपकृत करेंगी। रोते हुए रोमा ने कहा, सर मेरा विवाह लब जिहाद में धोखे में रखकर आमिर खान नाम के एक व्यक्ति से हो चुका था। वो अब जेल में है। क्या ऐसी हिंदू समाज से बाहर गई नारी से आप पुनर्विवाह कर पाएंगे? श्याम जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, रोमा जी, आपके अंदर माँ दुर्गा की तरह मातृ शक्ति है। आप तो माँ दुर्गा की तरह पावन और पवित्र हैं। क्या आप हम दोनों बाप बेटे पर एहसान करके हमारे घर को पावन और पवित्र करेंगी? अजीत को गोदी में लिए ही रोमा ने रोते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिए। श्याम जी अपनी आंखें बंद करके रोमा की बाहों में वैसे ही समा गए जैसे अपनी पत्नी नीता की बाहों में पहली बार समा गए थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।